नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी पहली इकाई से 9वां अध्याय रीढ़ की हड्डी यह लेकर आई हूँ, जिसकी व्याख्या वाला अर्थात एक्सप्लेनेशन वाला जो लेसन है या वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसे डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसके स्वाध्याय को देखने वाले हैं, तो आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू करें। लेकिन शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप स्वाध्याय देखने के बाद में या मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में सिर्फ देखकर पढ़कर और आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे एनर्जी मिलती है नया वीडियो बनाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, और अगर आप पसंद करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर जो है अपलोड करती रहूँगी। आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो आप मुझे बता सकते हैं। हिंदी और मराठी विषय में जो भी आपको चाहिए हो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। दूसरी बात कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ के निकल मत जाइए, लाइक्स को भी बढ़ाइए। और व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं बढ़ पाते, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ पाते, तो वो ज़रूर से कीजिए। इस तरफ ध्यान दीजिए प्लीज़। तो रीढ़ की हड्डी का जो स्वाध्याय है वो पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 40। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न जो बनता है वो इस तरीके से है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ, यानी ये हमें सूचनाएं दी हुई है और इस तरीके से हमें कृति करना है। अब सूचना हमें मिली है कि संजाल पूर्ण कीजिए। ये पूरा जो भी है ये संजाल है, मतलब ये जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के आजू बाजू जो हमें लिखना है वो पूरा जाल इन्होंने फैला के रखा है जिसे हमें पूरा करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है रिश्ते, यानी एक दूसरे जो दो नाम दिए हुए इनका आपस में एक दूसरे के साथ में क्या रिश्ता है ये हमें बताना है। जैसे कि हमें यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है राम स्वरूप और उमा। तो राम स्वरूप कौन है? पिता, और उमा कौन है? उनकी पुत्री। बीच में क्या आ जाएगा? डैश, क्योंकि पिता पुत्री, इसमें डैश आ जाता है बीच में, है ना, आपको पता ही है। फिर उसमें रिश्ता यहाँ पे हमें दिया है पति पत्नी। अब पति पत्नी कौन है ये हमें उनका नाम लिखना है। तो राम स्वरूप जो है पति है और प्रेमा जो है पत्नी है। अच्छा, आप लिखते समय एक और जरूर ध्यान रखिएगा, पहले पति दिया है तो आप पति का ही नाम लिखेंगे, बाद में पत्नी दिया है तो आप पत्नी का ही नाम लिखेंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ हमें दिया नौकर और मालिक। तो नौकर कौन है? रतन, और मालिक कौन है? राम स्वरूप। ठीक है, उसके बाद हमें दिया शंकर और गोपाल प्रसाद। तो शंकर कौन है? पुत्र है, और गोपाल प्रसाद कौन है? पिता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो पहले दिया है, शंकर दिया है तो पहले उसका नाम हम पुत्र लिखेंगे, उसका जो रिश्ता है वो पुत्र और पिता का रिश्ता है। ठीक है, वैसे तो पिता पुत्र सही होता है, लेकिन हमें यहाँ एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें जो पहले दिया है वो हमें लिखना है। अगर हम यहाँ पहले शंकर दिया यहाँ पिता लिख देते हैं तो फिर शंकर पिता हो जाएगा, इसलिए जो है एग्जाम के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में हमें दिया है पहला कि व्यावसायिक शिक्षा का नाम। व्यावसायिक शिक्षा कि इसमें हमको यानी कौन कौन सी शिक्षा ऐसी होती है जो व्यावसायिक, जिसका हम आगे व्यवसाय के रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, बिजनेस के रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है वकील, और दूसरा दिया हुआ है हमें इस लेसन में मेडिकल। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंतर्गत आया हुआ है, इसको देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। वाद्यों के नाम यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उनके नाम। तो इसमें आया हुआ है एक तो हारमोनियम और दूसरा आया था हमें सितार। ये 2 नाम आए थे जो कि उस लड़की को बजाना थे जिसको देखने के लिए लड़के वाले आए थे, और उस लड़की का नाम क्या था आपको पता है? उमा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। यानी गोपाल प्रसाद जो है शंकर के पिता, वो क्या चाहते थे कि बहू कैसी हो? एक तो खूबसूरत हो, दूसरा अधिक पढ़ी लिखी ना हो, है ना, पढ़ी लिखी कम चाहिए थी उन्हें। सिलाई पुराई जानती हो, यानी सिलाई कढ़ाई का काम जानती हो ताकि घर के सिलने वगैरह के कार्य कर सके। चश्मा न पहनती हो, यानी आंखें उसकी अच्छी होना चाहिए, ये चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कारण लिखिए। कारण लिखिए में हमें पहला क्वेश्चन दिया है बाप बेटे चौंक उठे, क्यों चौंक उठे? दूसरा दिया है उमा को चश्मा लगा तो क्यों लगा? तीसरा दिया है राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्यों कहा? और चौथा है उमा को गुस्सा आया, तो उमा को गुस्सा क्यों आया? ये हमें लिखना है। आइए हम इसको देखते हैं। आइए पहले इसका आंसर ये है कि बाप बेटे चौंक उठे। क्यों चौंक उठे? क्योंकि उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी
सुनहरी रिम वाला चश्मा देख लिया था, है ना। दूसरा है उमा को चश्मा लगा तो क्योंकि पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया, रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा तो वे गोपाल प्रसाद को बताना चाहते थे कि उमा हारमोनियम बजाना जानती है। गोपाल प्रसाद यानी शंकर के पिताजी, तो वे शंकर के पिताजी को और शंकर को दोनों को बताना चाहते थे कि उनकी जो लड़की है वो हारमोनियम भी बजाना जानती है। चौथा क्वेश्चन था, उमा को गुस्सा आया, उसका कारण लिखना है क्योंकि नाप तोल करके उमा की बेइज्जती की जा रही थी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ऐसा दिया है कि सूचना अनुसार लिखिए। सूचना जो दी है उसके अनुसार लिखना है। कृदंत शब्द बनाना है। पढ़ना का कृदंत हो जाएगा पढ़ाकू, समझना का कृदंत हो जाएगा समझदार, सीना का सीने वाला, चाहना का चाहत, ये हो जाएंगे कृदंत शब्द। और शब्द युग्म पूर्ण कीजिए में पढ़े लिखे, इसका युग्म बन जाएगा। सभा सोसाइटी युग्म बन गया, पेंटिंग वेंटिंग युग्म बन गया, सीधा सादा युग्म बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुनी अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति के अंतर्गत हमको दिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और वैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। यानी ऐसे अंधविश्वास जिनको हमने सुना हो, हमारे घर में हम कई बार सुनते रहते हैं, तो ऐसे अंधविश्वासों के बारे में हमें लिखना है जो हमने देखी भी हो सुनी भी हो, और लेकिन उसका आधार वो किसी आधार पर नहीं बनाई गई है, उसकी जो आधारहीनता है उसको भी हमें यहाँ पर साबित करना है। साथ ही साथ उसकी अवैज्ञानिकता का विश्लेषण भी हमें करना है, और उसके अंदर के जो वैज्ञानिकता है वो भी हमें दिखा देना है, ताकि हमें तभी हम इसमें बता पाएंगे कि क्या अवैज्ञानिकता है। ठीक है, आइए हम इसके देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से लिखना है। तो अभिव्यक्ति का जो आंसर है वो इस तरीके से है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम घर में बहुत बार देखते हैं, कई तरीके के जो है अंधविश्वासों को हम देखते हैं, और उन अंधविश्वासों को देखते हुए ही जो है हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, बल्कि एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी में वो अंधविश्वास इतने ईजीली चले जाते हैं कि हम उसको एक सहज बात मानकर और चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे घरों में आज भी बड़े बूढ़े लोग अंधविश्वास को मानते हैं। ऐसी ही एक बात मुझे याद आ रही है, यानी एक बात हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुझे इस तरीके की एक बात याद आ रही है कि मेरी सहेली की दादी का मानना था कि परीक्षा के लिए जाते समय यदि दही न खाया जाए तो पेपर बिगड़ जाएगा। आज भी हम देखते हैं ना कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मी जो है पेपर देने के पहले जो है बच्चों को क्या खिलाती है, दही खिलाती है। और इसको क्या माना जाता है, इसको शगुन माना जाता है एक तरीके का, अगर दही खाकर जाने से जो है पेपर अच्छा जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इसके अंदर हमने और क्या लिखा है कि उन्होंने कहा कि यदि दही न खाया जाए तो पेपर बिगड़ जाएगा, और अपशगुन भी हो जाएगा कि अपशगुन ऐसा हो जाएगा कि दही खाकर नहीं गए इसलिए अपशगुन हो गया, और इसीलिए जो है पेपर बिगड़ गया। इसलिए वे मेरी सहेली को रोज़ पेपर देने जाते समय दही खिलाती थी, परंतु एक दिन घर में दही खत्म हो गया था और उन्हें याद नहीं रहा, यानी दादी को ये बात याद ही नहीं रही कि घर में जो है दही खत्म हो गया है। और जब मेरी सहेली पेपर देने जाने लगी, यानी एग्ज़ाम के लिए तैयार होकर जब पेपर देने जाने लगी, तब दादी को याद आया, यहाँ पे लिखना है याद, है ना, दादी को याद आया कि दही खत्म हो गया है। तो सहेली बोली कोई बात नहीं, मैंने अच्छे से तैयारी की है दादी, है ना, यहाँ दादी लिख दो, मैंने अच्छे से तैयारी की है दादी, पेपर अच्छा ही जाएगा। पर दादी ने एक न सुनी और भैया को दही लेने दुकान भेज दिया, है ना, भैया जो घर में थे उन्हें दुकान पर दही लेने के लिए जो है भेज दिया। जबकि यहाँ पर जो है उसकी सहेली बताना चाह रही है कि दादी मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, परंतु फिर भी दादी ने एक बात न सुनी उसकी और भैया को दही लेने दुकान पर भेज दिया। उसे आने में बहुत देर हो गई, जिसकी वजह से मेरी सहेली उस दिन पेपर नहीं दे पाई, क्योंकि वो लेट पहुँची होगी परीक्षा हॉल में और इसलिए वो पेपर नहीं दे पाई। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये चीज़ की, जिसकी वजह से मेरी सहेली पेपर देने के लिए स्कूल पहुंचने में देर हो गई उसे, और इस कारण से वो पेपर नहीं दे पाई और उस विषय में फेल हो गई। तब सबने क्या कहा,
तब सबने दादी को समझाया कि यह कोई शगुन अपशगुन नहीं होता है, यानी दही खिलाना, खाना या न खाना ये कोई शगुन अपशगुन नहीं होता है, बल्कि विद्यालय की परीक्षाएं सदैव गर्मियों में आयोजित की जाती है ना। हमारी जो भी फाइनल टर्म की एग्ज़ाम्स होती है वो मार्च, अप्रैल, मई ऐसे महीनों में होती है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि हमेशा विद्यालय की जो परीक्षाएँ हैं सदैव यानी हमेशा गर्मियों में आयोजित की जाती है, यानी गर्मियों में ही होती है। इसलिए दही खाकर जाने से दिमाग ठंडा बना रहता है, यानी दिमाग में जो है ठंडक बनी रहती है। गर्मी से जो परेशानी होती है, सिर में चक्कर आने लगते हैं किसी को धूप से, है ना, तो दही खाकर अगर घर से जाएं तो जो है दिमाग ठंडा बना रहता है। और शरीर में दही से एनर्जी भी बनी रहती है, क्योंकि ठंडक है, बाहर का वातावरण जो गर्म है और हमने जो दही खाया है उस ठंडक के कारण जो है एनर्जी अपने आप बनी रहती है। और दही के अंदर जितने भी विटामिन प्रोटीन्स होते हैं उनसे जो है हमें एनर्जी बनी रहती है। बार बार प्यास भी नहीं लगती, बार बार आपको 2 बार लिखना है ना, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है। तो बार बार प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि दही खाया हुआ होता है, तो दही में प्रचुर मात्रा में जो पानी होता है उसके कारण प्यास नहीं लगती, इसलिए दही खाया जाता है। तब दादी को बहुत अफसोस हुआ, पर क्या करे, मेरी सहेली का नुकसान तो हो ही चुका था, है ना, मेरी सहेली का जो नुकसान है वो तो हो चुका था। इस बात के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अब यहाँ पे हम अपनी तरफ से ये भी अंधविश्वास को किस तरीके से मिटाया जाए ये भी यहाँ पर हम बता सकते हैं। कैसे कि इस बात के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि सभी अंधविश्वासों के पीछे कोई ना कोई विज्ञान छुपा होता है। यानी यहाँ ये था कि गर्मियों में एग्ज़ाम होती है इसलिए दही खाकर जाया जाए, वो मंथ ऐसा होता है उसमें दही खाकर जाया जाए, है ना, तो जो है दिमाग शांत बना रहे, एनर्जी बनी रहे। तो यहाँ पर हर अंधविश्वास के पीछे कोई ना कोई विज्ञान छुपा होता है, लेकिन हम उसको विज्ञान के तौर पे ना देखते हुए अंधविश्वास के तौर पे देख लेते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो हम बोलते हैं बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है, लेकिन उसके पीछे विज्ञान ऐसा छुपा हुआ है कि वो जानवर है, उसको कोई खाने की चीज़ दिखी है और वो उस खाने की चीज़ को, हो सकता है उसे कोई चूहा दिखाओ और वह बहुत समय से भूखी हो, उसको भूख जो है बहुत ज़ोर से लगी है और इसलिए वो भागकर जो है उस चूहे का पीछा कर रही है, उसको पकड़ना चाह रही है। तो यहाँ पर हम इंसानियत के नाते हमें क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम तो हमारे हाथ से बनाकर खा सकते हैं, लेकिन बिल्ली जो है अगर एक बार उसका शिकार निकल जाए तो उसको काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है। बिल्ली कोई जानबूझ के थोड़ी हमारे सामने से आकर रास्ता काट जाती है। तो इस तरीके से आप इस बिल्ली वाले पर भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि सभी अंधविश्वासों के पीछे कोई ना कोई विज्ञान छुपा होता है, या कोई ना कोई ऐसी बात छुपी होती है। बड़े जो है सोच समझ कर उन्हें बनाते हैं कि हम चाहे इसे अंधविश्वास ही समझ ले, पर इससे किसी का अच्छा हो, किसी का दिल न दुखे, किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। तो इस तरीके से उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान छुपा होता है। हमें उसे जानने की कोशिश करना चाहिए, जिससे बेवजह की परेशानी से बचा जा सके। यानी अगर हम ये जान ले कि अरे इसके पीछे, दही के पीछे ये विज्ञान है कि ठंडक बनी रहती है वगैरह, तो चलिए भाई आज अगर नहीं भी है दही तो कोई अपशगुन नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही है कि हमें जो है एनर्जी थोड़ी कम पड़ सकती है या फिर जो है प्यास ज़्यादा लग सकती है, जो भी है, तो लेकिन कोई नुकसान और दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये वैज्ञानिक कारण हमें जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आइए पेज नंबर 41 पर देखते हैं आपको भाषा बिंदु के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। आपका जो भाषा बिंदु के अंदर पहला प्रश्न दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। अब मैं थोड़ा सा देखती हूँ, इसको बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, परंतु फिर भी एक बार में ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए वाक्य दिया है, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। तो के सामने यहाँ पर कौन सा, के सामने गाय का संबंध खूंटे से बता रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। वह उठा और घर चला गया। वह उठा और ये एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है, समुच्चय बना रहा है, बांध रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। किसी चीज़ को बांधने के लिए आप मैथ्स का जब सम सॉल्व करते हैं तो उसको बांधने के लिए सब ब्रैकेट बना देते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं, यानी उन चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा ले आए तो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अरे, और ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट है, वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। यह क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि आगे बढ़ने की क्रिया है ना, बढ़ने लगा, कहाँ बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, क्रिया की विशेषता बताई गई है, बढ़ने की विशेषता बताई गई है। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर से क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, हिलाना शुरू कर दिया। कैसे हिलाना शुरू किया, धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे विशेषता है हिलाने की, क्योंकि हिलाना जो है वो क्रिया है, ठीक है। मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, तो यहाँ पे आज फिर ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता बता रहे, दुर्घटना होने की विशेषता है। कब होगी, आज फिर होगी,
ऐसा मुझे लगा। नेक्स्ट है वाह वाह, खूब सोचा आपने, ये चिन्ह जहाँ लग जाता है यही विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाता है। नेक्स्ट है चाची माँ के पास चली गई, संबंध बोधक अव्यय चाची और माँ का आपस में, माँ के पास, किसके पास गई, माँ के पास गई, चाची कहाँ गई, माँ के पास गई, एक दूसरे से संबंध बताया गया, संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर बन जाता है। आगे आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वो इस तरीके से हमें दिया हुआ है पाठ में कि पाठ में प्रयुक्त अव्यय को छाटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। अब हमें पहला यहाँ पर दिया हुआ है क्रिया विशेषण अव्यय। अब हमने ऊपर देखा क्रिया विशेषण अव्यय के कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, हमने लेसन में देखा इसी तरीके के हमें शब्द मिले। हमने पहला ले लिया धीरे धीरे और दूसरा ले लिया थोड़ा सा। अब इनके हमें दो वाक्य बनाना है, तो धीरे धीरे से हम बनाएंगे, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, यानी चलने की विशेषता बताई जा रही है ना, कैसी चल रही है। थोड़ा सा, तुम उमा से कहना थोड़ा सा गा देगी, गाना क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही, कैसे गा, कितना गा देगी, थोड़ा सा गा देगी। दूसरा हमें दिया है संबंध सूचक अव्यय, इसमें पहला मैंने लिया है के पीछे और दूसरा लिया है मैंने के पास। अब यहाँ पे मैंने इसके वाक्य बनाए, के पीछे वाला वाक्य बनाया, मेरा घर मंदिर के पीछे। ये जो के पीछे है ये यहाँ पर संबंध सूचक है ना। घर का संबंध कहाँ से बताया जा रहा है, मंदिर के पीछे से है ना, मंदिर के पीछे उसका घर है ना, मंदिर का संबंध घर से बताया जा रहा है। दूसरा मैंने वाक्य बनाया, मेरे घर के पास एक बगीचा है, बगीचे का संबंध घर के पास बताया जा रहा है ना। इस तरीके से समुच्चय बोधक अव्यय उसमें लिया है और की, यहाँ पे और की लिया हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय में, और उसमें हमने वाक्य बनाए हैं कि मैं और मेरा भाई खेल रहे थे। यहाँ पे मैं और मेरा भाई ये एक समुच्चय बन गया है, और की से हमने वाक्य बनाया, लोगों ने कहा कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। ये मुकदमा जो हमारा लेसन था उसमें से हमने बनाया है। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय में अरे, वाह, ये इस तरीके, हाय, छी, ये सब शब्द जो है वो आते हैं। तो यहाँ हमने इसके वाक्य बनाए, अरे यह क्या हो गया, या अरे तुम्हें क्या हो गया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या अरे तुम यहाँ कैसे, इस तरह से लिख सकते हो। वाह, वहाँ से हम बनाएंगे, वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है। दूसरा बना सकते हैं, वाह कितनी सुंदर हवा चल रही है। आप लिख सकते हैं, वाह कितना सुंदर ताजमहल है, वाह क्या सुंदरता है प्रकृति की। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये एकदम मतलब इसको जो है सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमें जो दिया हुआ है इसमें कि नीचे आकृति में दिए हुए अवयवों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमें ये जो वाक्य दिए हुए काश, बाद, बल्कि, यदि, तो, वाह, के अलावा, के लिए, क्योंकि, हाय, प्रायः, और, के पास, इसलिए, की तरफ, कारण, अच्छा और नहीं तो, इनको यूज़ करते हुए हमें अर्थपूर्ण वाक्य, स्वतंत्र वाक्य बनाना है, और उसके अंदर इन अवयवों के नाम लिखना है कि ये कौन सा अव्यय है। तो आइए हम इसको पहले शुरू कर देते हैं यहाँ से, कि हमको पहला जो शब्द दिया हुआ है वो दिया हुआ है काश। हम काश से बनाएंगे, काश क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। पहले हम उसका नाम लिख देंगे, अव्यय का भेद, भेद यानी क्या, नाम है, कौन सा नाम है। तो काश का हमने लिखा विस्मयादि बोधक अव्यय, हमने वाक्य बनाया, काश मेरा घर अंतरिक्ष में होता, है ना। दूसरा हमने लिखा बाद, यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी क्रिया विशेषण अव्यय ही है, क्रिया की ही विशेषता को बताएगा। माँ नहाने के बाद सबसे पहले पूजा करती है ना, क्रिया की विशेषता बताई गई। सबसे पहले क्या करती है, पहले क्या करती है, पूजा करती है। कब करती है, नहाने के बाद करती है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा वाक्य हमें दिया है, यहाँ पे शब्द दिया है बल्कि, समुच्चय बोधक अव्यय है ये, और हम इसको इस तरीके से लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय को कि हमें सदैव दूसरों की तकलीफ को समझना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मदद भी करनी चाहिए। यहाँ बल्कि ये शब्द हमारा आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ हमें दिया है यदि और तो, है ना, यदि और तो ये दिया हुआ है, इसका बनाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय है ये। और यहाँ हम बनाएंगे यदि ऐसे ही टीवी देखते रहे तो नहाने कब जाओगे। अभी छुट्टियों में जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, देखते हैं ना बच्चे दिन भर टीवी देखते रहते हैं, टैब पर बैठे रहते हैं, टैब हाथ में लेके। तो यहाँ पे बोला गया है कि अरे इसी तरह से टीवी देखते रहोगे तो नहाने कब जाओगे, है ना। तो यदि और तो, इन दोनों का यूज़ यहाँ पे हो गया, जैसे आप इंग्लिश में आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है कि वाह, वाह दिया हुआ है, इसका सेंटेंस बनाएंगे, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, और बनाएंगे वाह ताजमहल कितना सुंदर है।
छठा हमें दिया हुआ है के अलावा, तो के अलावा में संबंध बोधक अव्यय है, वाक्य बनाएंगे यहाँ मेरे और आपके अलावा कोई और कोई नहीं है। ठीक है। सातवां हमें दिया है के लिए, इसका संबंध बोधक अव्यय है और इसका वाक्य हम बनाएंगे माता पिता बच्चों के लिए ही जीवन भर कष्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 क्योंकि दिया हुआ है, समुच्चय बोधक अव्यय है और इसको हम बनाएंगे वाक्य आज मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि सब्जी मेरे पसंद की नहीं बनी थी। क्यों खाना नहीं खाया? क्योंकि सब्जी मेरे पसंद की नहीं बनी थी। हम नेक्स्ट इन वाक्यों को देख लेते हैं। मैंने इस तरीके से इसे बुक में ही, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ जो जगह दी हुई पेज नंबर 40 पे यहीं साइड में मैंने बना दिया है ताकि इधर उधर न चला जाए। और पहले इस तरीके की आपको जो है बाउंड्री बना लेना है, लाइन खींच लेना है और उसके बाद में आपको लिखना है। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये पूरा एक पेज है आपके नोटबुक का और फिर आप उसके ऊपर इसको बना रहे हैं। नोटबुक के पेज पर मतलब मार्जिन लाइन छोड़कर फिर आपको इस तरीके का जो है ये लाइन खींचना है और फिर इसके अंदर लिखना है। तो आप योग साधना शिविर के लिए क्या लिखेंगे, जो आपको दिया हुआ है उसमें लिखेंगे। आप सबसे पहले इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं किसी से भी कि क्या आप दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गए हैं। दूसरा, क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है? क्या आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं? और यहाँ पे हर जगह आपको ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसको खूब डार्क बना देना है। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है लोगों का ध्यान जो है आकर्षित हो इस जगह पर कि क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है, क्या आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। और इनको 3 बॉक्स एक तरीके से आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं और ना चाहे तो न दे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तो यह आपके लिए ही है। क्या है आपके लिए? शक्ति योग साधना शिविर आयोजन, है ना। शक्ति योग साधना शिविर आयोजन को हमने एकदम डार्क लिखा है ताकि सबका ध्यान वहाँ पर जाए। और उसकी विशेषता हमने यहाँ पे लिखी तंदुरुस्ती की एकमात्र कुंजी, यानी कुंजी यानी चाबी। तो तंदुरुस्त रहने के लिए एकमात्र चाबी क्या है? वो है योग साधना। और उसका आयोजन किया गया है, उसका स्थान क्या है? स्कूल प्रांगण, यानी स्कूल का जो आपका मैदान है वो। समय क्या है इसका? तो प्रातः 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक। और आप संपर्क यहाँ पर दे सकते हैं। किसी को अगर संपर्क करना है तो वो इस नंबर पे संपर्क करें, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल भी दे सकते हैं। ठीक है, ईमेल के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं योग साधना शिविर @gmail.com। इस तरीके से आप इस विज्ञापन को बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा स्वाध्याय आपका अच्छे से हो गया होगा। और ये देखने के बाद में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। और इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कम कभी भी नहीं होता। और ये लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर में ही बैठिए, स्वस्थ रहिए। आपको मैं पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती जा रही हूँ। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।